बच्चों ये वीडियो मैं पार्ट वाइज बना रहा हूं। यदि आपको इस चैप्टर के सारे वीडियोस पार्ट 1 से लास्ट पार्ट तक देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। प्लेलिस्ट देखने के लिए वीडियो के नीचे यहां क्लिक करें, आपको होम वीडियो प्लेलिस्ट दिखेगा। अब आप यहां क्लिक करें प्लेलिस्ट बटन पर, तो आपको ये प्लेलिस्ट दिखेगा। यदि आपको और भी प्लेलिस्ट देखने हैं तो आप यहां क्लिक करें, उसके बाद आप यहां क्लिक करें तो आपको ये सारे प्लेलिस्ट दिख जाएंगे। यहां पर बहुत सारे सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट हैं। अब आपको जो चैप्टर पढ़ना है वहां क्लिक करें तो आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। जैसे कि यहां आप देख सकते हैं, आपको यहां पूरा वीडियो मौजूद है और आप इसे पढ़ सकते हैं। यह वीडियो विज्ञान क्लास 9 अध्याय 7 जीवों में विविधता का पार्ट 1 है। जीवों में विविधता यानी डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसको समझने के लिए कि विविधता क्या है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। तो आप मान लीजिए जहां भी बैठे हुए हैं वहां पर आप विभिन्न जीवों को देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप रूम में बैठे हुए हैं तो आप स्वयं क्या है, एक जीव है। वहां पर मच्छर है, मक्खी है, कॉकरोच है, खटमल है और साथ ही साथ वहां पर मान लीजिए कि छिपकली है। तो आप जहां पर बैठे हैं और वहां पर बैक्टीरिया भी है, तो यहाँ जहां आप बैठे हैं वहां पर ही आप देखेंगे कि कई प्रकार के जीव वहां पर निवास करते हैं। ठीक इसी प्रकार से कोई एक हम लोग गार्डन ले लेंगे, कोई एक बड़ा हम लोग वन क्षेत्र ले लेंगे, तो वहां पर हम लोग देखेंगे कि बहुत अलग अलग प्रकार के जीव रहते हैं, जीव निवास करते हैं। और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, जीवों में विविधता। तो विविधता का मतलब क्या होता है, डाइवर्सिटी, विभिन्नता, अंतर। तो जो जीव होते हैं, हम लोग आसपास जो जीव देख रहे हैं उनमें बहुत सारी विभिन्नताएं होती हैं, बहुत सारी विविधताएं होती है, बहुत सारे उनमें डिफरेंसेस होते हैं। और उसी को हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है कि आखिर हम लोग उसका अध्ययन कैसे करते हैं। तो आप जानते हैं कि लाखों लाख प्रकार के यहाँ पर स्पीसीज मौजूद हैं हमारे पृथ्वी पर। तो आखिर हम लोग उसका अध्ययन कैसे करते हैं, कैसे उसको हम लोग ग्रुप में बांटते हैं, कैसे उसका वर्गीकरण करते हैं, कैसे वर्गीकरण करके उसको पढ़ते हैं, यही सब चीज़ हम लोग को यहाँ पर सीखना है। तो यदि हम लोग बात करें अपने पृथ्वी की, तो आप देखें कि यहाँ पर कितना जीवों में विभिन्नता होती है कि यहाँ पर कुछ जीव एकदम अति सूक्ष्म होते हैं जिन्हें हम लोग अपनी नंगी आंखों से देख तक नहीं सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया। जबकि कुछ जीव क्या है, बहुत विशाल विशाल है, 30 हाथी के बराबर होते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा विविधता हो गया। कुछ क्या हो गए, बहुत छोटे हो गए जिन्हें हम लोग नंगी आंखों से देख तक नहीं सकते हैं, और कुछ क्या हो गए, बहुत विशाल हो गए। कुछ जीव आप देख सकते हैं जो कि कुछ दिनों में ही मर जाते हैं, उनका लाइफ स्पेन क्या होता है, बहुत कम होता है। जबकि कुछ जीवों को देखेंगे तो आप लाइफ स्पेन उसका क्या होता है, बहुत हजारों हजार साल वो जीवित रहते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप देखेंगे कि कुछ जीव क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं, कुछ क्या होते हैं, पारदर्शी होते हैं, कुछ क्या होते हैं, बहुत रंगीन होते हैं, जैसे पक्षियों को आपने देखा होगा। तो आप अपने आसपास देखेंगे तो बहुत सारी विविधताएं आपको देखने को मिलेंगी जीवों में। तो आखिर यदि जीवों का अध्ययन हम लोगों को करना है बहुत अच्छे तरीके से, साइंटिफिक रूप से, तो आखिर हम लोग को जीवों का अध्ययन कैसे कर सकते हैं। तो उसका अध्ययन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वर्गीकरण का सहारा लेते हैं। तो वर्गीकरण क्या होता है, तो लक्षण के समानता तथा विभिन्नता के आधार पर यदि हम लोग ग्रुप में बांटते हैं जीवों को या किसी भी चीज को, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। और वर्गीकरण से क्या होगा, वर्गीकरण से हम लोग को फायदा यह होता है कि हम लोग को कोई चीज पढ़ने में क्या होता है, बहुत आसानी होता है। या फिर वर्गीकरण के बहुत अलग अलग फायदे हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक फॉर्चून का दुकान है आपका, तो फॉर्चून के दुकान में यदि हम लोग सामान को देखें तो सामान को बहुत व्यवस्थित करके रखा जाता है। जैसे कि जो साबुन है उसको एक जगह रखा जाता है, जो आपका स्टेशनरी है उसको एक जगह रखा जाएगा, जो दाल है अलग अलग प्रकार की दालें हैं उसको एक जगह रखी जाएंगी, जो आपका चावल है वो अलग अलग प्रकार की चावलें एक जगह रखी जाएंगी, जो मसाले हैं उसको अलग छांट कर रखा जाता है। तो वर्गीकरण का यही मतलब होता है, छांटना, उसको विशेष प्रकार से सजाना ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो आप क्या बता सकते हैं कि वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या होता है। तो वर्गीकरण हम लोग कैरेक्टर्स के आधार पर कहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लक्षण। तो लक्षण के आधार पर ही हम लोग जीवों का क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, या फिर किसी भी चीज का वर्गीकरण करते हैं। तो हम लोग किसी भी चीज का पहले लक्षण देखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसका समानता और असमानता देखते हैं। तो जो समान लक्षण वाला है उसको एक जगह रखते हैं और जो असमान लक्षण वाला है उसको अलग करके रखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कैरेक्टर का बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए इस लक्षण को ही यहाँ पर मैं लूँ और एक वर्गीकरण हम लोग करके देखते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर
हम लोग वर्गीकरण करने वाले हैं पाठ्य सामग्री का। तो यहाँ पर पाठ्य सामग्री कुछ आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, इसी का हम लोग को क्या करना है, वर्गीकरण करना है। तो पाठ्य सामग्री जैसे मैं दिखा दे रहा हूं आपको, ये क्या है, क्या आप बता सकते हैं, ये क्या है और ये क्या है। तो यहाँ जो पाठ्य सामग्री है इसमें आप ध्यान से देखें तो ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं, मतलब ये कॉपी वाले लक्षण है। इनमें लक्षण वर्ड इसमें नहीं यूज करते हैं, लेकिन मैं मान लीजिए वही वर्ड यूज कर रहा हूं, तो ये कॉपी के जैसे लग रहे हैं। और ये कैसे लग रहे हैं, पुस्तक के जैसे लग रहे हैं। यह भी पुस्तक के जैसा लग रहा है, यह भी पुस्तक के जैसा लग रहा है, यह भी पुस्तक के जैसा लग रहा है, क्योंकि इसमें पुस्तक के गुण हैं और इसमें कॉपी के गुण हैं। तो गुणों के आधार पर यहाँ पर हम लोग इसको कॉपी में रखेंगे और फिर इसको किस चीज में रखेंगे, पुस्तक में रखेंगे या फिर किताब में रखेंगे। अब यदि हम लोग किताब को देखें तो किताब में भी अलग अलग गुण हैं। यहाँ पर इनके अलग अलग गुण क्या हैं, कुछ किताब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह इतिहास का किताब है, यह केमिस्ट्री का किताब है, यह भूगोल का किताब है और यह पॉलिटिकल साइंस का किताब है। तो ये सब किताब जो है इनको भी अलग अलग हम लोग ग्रुप में रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह जो है वह विज्ञान का किताब है, तो इसको विज्ञान के किताब में रखेंगे। विज्ञान में भी यह किस चीज का किताब है, रसायन का, तो इसको रसायन में हम लोग रखेंगे। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं यह सामाजिक विज्ञान का है, तो सामाजिक विज्ञान में रखेंगे, लेकिन उसमें भी विशेष रूप से किसका है, यह नागरिक का, तो नागरिक में रखेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि गुणों के आधार पर, लक्षणों के आधार पर हम लोग वर्गीकरण करते हैं। तो सबसे पहले वर्गीकरण में हम लोगों ने देखा कि एक बड़ा यहाँ पर क्या है, यह बड़ा ग्रुप होता है। मतलब जितना भी चीज मैंने दिखाया वो क्या था, पाठ्य सामग्री ही था। लेकिन उसमें भी अब उसको हम लोग छांटना शुरू करते हैं, तो फिर छोटा छोटा ग्रुप बनाते हैं। तो फिर हम लोगों ने दो ग्रुप यहाँ बनाया, एक ग्रुप बनाया किताब का और दूसरा ग्रुप किस चीज का बनाया, कॉपी का ग्रुप बनाया। इसके बाद हम लोगों ने देखा किताब में भी तीन ग्रुप बन जा रहा है, कुछ है विज्ञान का किताब, कुछ है सामाजिक विज्ञान का किताब और कुछ क्या है, हिंदी का किताब। तो बड़े ग्रुप में से कितना ग्रुप बना, छोटा, उससे फिर और छोटा छोटा ग्रुप बन गया। उसके बाद इससे भी छोटा छोटा ग्रुप बन जाएगा। विज्ञान में किसका है, जीव विज्ञान, भौतिकी और रसायन। तो उसके नीचे और छोटा छोटा क्या बन गया, ग्रुप बन गया। इस प्रकार से हम लोग जब जीवों का वर्गीकरण करते हैं तो उसमें भी लक्षणों को हम लोग जब मिलाते हैं और लक्षणों के आधार पर जीवों को अलग अलग किस चीज में रखते हैं, ग्रुप में रखते हैं, या फिर बोलने कि उसको उसका समूह बनाकर उसको रखते हैं, ताकि उसमें अध्ययन में क्या हो, हम लोगों को बहुत सुविधा हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्गीकरण का आधार क्या है। तो वर्गीकरण का आधार विभिन्न अभिलक्षणों के आधार पर जीवों के वृहद समूह फिर उपसमूहों में हम लोग उसको बांटते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि विभिन्न अभिलक्षणों के आधार पर पहले एक बड़ा ग्रुप बनाते हैं, फिर छोटा ग्रुप बनाते हैं, उसके बाद और छोटा ग्रुप बनाते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। जैसे आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे तो किस प्रकार से हम लोग सजीव को 5 भागों में बांटेंगे, उन 5 भागों में जो ग्रुप बनेगा उसको फिर कैसे छोटे छोटे भागों में बांटेंगे, वह मैं जब आगे सिखाते जाऊंगा तो आपको समझ में आते जाएगा। तो आपको यही समझना है कि लक्षणों के आधार पर उनको उनके समानता और डिफरेंसेस यानी अंतर को मिलाते हुए उनको ग्रुप में बांटा जाता है, समूह में बांटा जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। तो अब देख सकते हैं आप, जो लक्षण यहाँ पर है उसका मतलब क्या हो कि जीव का विशिष्ट रूप या कार्य। कोई जीव का विशिष्ट रूप हो गया या उसका संरचना हो गया, कार्य हो गया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर लक्षण बोल रहे हैं। जैसे इसको उदाहरण बता रहा हूँ, मछली है और स्तनपाई है, तो इसके कुछ कैरेक्टर्स को, कुछ लक्षण को, कुछ गुण को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो स्तनपाई मतलब हम लोग हो गए, और मछली तो आप जानते हैं। तो जो मछली होती है उसकी त्वचा में शल्क होता है, जबकि हम लोगों की त्वचा में क्या होता है, रोआ या फिर बाल होता है। जो मछली है वह गिल्स के द्वारा श्वसन करता है, क्लोम के द्वारा श्वसन करता है, जबकि जो हम लोग हैं वह फेफड़ा के द्वारा श्वसन करते हैं। जो मछली होता है वह अंडा देता है, और हम लोग जो मनुष्य होते हैं या जो स्तनपाई होते हैं वो बच्चे को जन्म देते हैं। तो इस प्रकार से आप देखें कि यह क्या हो गया, एक गुण हो गया, कैरेक्टर हो गया, अभिलक्षण हो गया, जिसके आधार पर हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं। तो यहाँ त्वचा कैसा है, यह क्या हो गया, एक अभिलक्षण हो गया। श्वसन कैसे करते हैं, यह एक अभिलक्षण हो गया।
यहाँ बच्चा देता है कि अंडा देता है, ये क्या हो गया, एक अभिलक्षण हो गया, गुण हो गया। उसके आधार पर हम लोग इसको दो ग्रुप में बांट सकते हैं। और फिर जो उस प्रकार का जीव होगा उसको हम लोग इसमें रखेंगे और जो नहीं होगा उसको इसमें रखेंगे। जैसे मैं पूछूं कि गाय कैसा, गाय जो है सो वो किस ग्रुप में रखा जाए, स्तनपायी में या मछली में, तो आप गाय के फिर गुण को मिलाएंगे। जब गाय के गुण को देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें रुआं होता है, वह बच्चे को देता है, उसमें फेफड़ा द्वारा श्वास लेता है, और भी बहुत सारे अभिलक्षण मिलाने होंगे। मैं तो 3 उदाहरण दिया। तो आप गाय को फिर स्तनपायी में रखेंगे। बंदर में बोलूं तो आप उसको किस में रखेंगे, स्तनपायी में रखेंगे। तो इस प्रकार से बहुत सारे अभिलक्षण होते हैं जिनको मिलाने के बाद हम लोग ग्रुप में, समूह में जब जीवों को बांटते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्गीकरण बोलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जीवों के वर्गीकरण के कुछ परस्पर संबंधित अभिलक्षण, मतलब कुछ अभिलक्षणों को देखते हैं जिसके आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। जैसे कि कुछ अभिलक्षण यहाँ पर मैंने लिख रखा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं रॉबर्ट विटेकर का एक क्लासिफिकेशन है जिसमें हम लोग सजीव को, पूरे सजीव को 5 वर्गों में बांट रहे हैं, 5 समूह में बांट रहे हैं। सबसे पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। तो आखिर जब इनको बांटा गया तो आखिर कौन सा आधार रहा होगा जिसके आधार पर इनको 5 ग्रुप में बांटा गया। तो वही यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर वर्गीकरण का कुछ परस्पर संबंधित अभिलक्षण है जिसके आधार पर जीवों को अलग अलग ग्रुप में बांटा जा सकता है। जैसे सबसे पहले यदि हम लोग कोशिका के स्तर पर देखें या फिर बोले कोशिकीय संरचना और कार्य के स्तर पर देखें तो प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक ये 2 आता है। तो कुछ जीवों को प्रोकैरियोटिक में बांटा गया है और कुछ को किस में बांटा गया है, यूकैरियोटिक में बांटा गया है। प्रोकैरियोटिक आप जानते हैं कि उन कोशिकाओं में जो सेल मेम्ब्रेन, ये जो न्यूक्लियस है वह क्या होता है, प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है, या बोले कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। यहाँ पर जो केंद्रक होता है वह अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक में केंद्रक क्या होता है, उपस्थित होता है। और यह मान लीजिए ये जो प्रोकैरियोटिक है इसमें जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जो कोशिका अंगक हैं वह भी अनुपस्थित होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में कोशिका अंगक क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो ये अंतर आप पढ़ भी सकते हैं जो मैंने पहले आपको पढ़ाया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जीवों को जब इस आधार पर बांटा गया तो मोनेरा क्या हो गया, प्रोकैरियोटिक हो गया, प्रोटिस्ट और बाकी सब क्या हो गया, यूकैरियोटिक हो गया। मतलब मोनेरा में जो कोशिका का संरचना है वह प्रोकैरियोटिक टाइप का है, उसी आधार पर वह अपने कार्य को करता है, जबकि बाकी जो हैं वो कैसे हो गए, यूकैरियोटिक हो गए। तो आपने देखा कि कैसे कोशिका के संरचना के आधार पर हम लोग जीवों को क्या कर सकते हैं, उस अभिलक्षण को लेकर उसको हम लोग अलग अलग ग्रुप में बांट सकते हैं। इसके बाद आप यदि देखें तो एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय, कुछ जीव होते हैं जो कि एक कोशिकीय होते हैं और कुछ जीव क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय जीव में सिर्फ एक कोशिका होता है और उसी से उसका शरीर बना होता है और वह अपने कार्य का निर्वाह करता है। और बहुकोशिकीय जीव ऐसे होते हैं जिनका शरीर बहुत सारे कोशिकाओं का मिलकर बना होता है। जैसे हम लोग क्या है, बहुकोशिकीय जीव हैं, पौधे क्या है, बहुकोशिकीय हैं, और उनके शरीर में क्या होता है, उनके शरीर में किसी एक कार्य को करने के लिए ये जो कोशिकाएं होती हैं वह कार्य विभाजन करती है। मतलब कुछ कोशिका कुछ कार्य को करेगा, कुछ कोशिका कुछ कार्य को करेगा। तो यहाँ पर कार्य का विभाजन भी होता है। इस प्रकार से यदि देखा जाए तो यह एक कोशिकीय है, यह भी क्या है, एक कोशिकीय है, और बाकी ये सब क्या हो गया, बहुकोशिकीय हो गया। इस तरीके से आप समझ रहे कि कैसे एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय अभिलक्षण हो गया जिसके आधार पर यह हम लोगों ने क्या किया है, वर्गीकरण किया है। इसके बाद आप देख सकते हैं स्वपोषी या परपोषी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ जीव क्या होते हैं, स्वपोषी हैं, और कुछ जीव क्या होते हैं, परपोषी हैं। तो इन सब का नहीं देखते हुए बस हम लोग 3 का यदि बहुत अच्छे से देखेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये तो मैं डिफरेंस आपको पढ़ाने ही वाला हूँ, तो सिर्फ 2 ही का आप देखते हैं। प्लांटी क्या हो गया, ये होता है परपोषी, मतलब पौधों का ग्रुप क्या होता है, परपोषी, जो अपना स्वपोषी, माफ करिएगा, ये क्या होता है, स्वपोषी, जो कि अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाता है। तो प्लांटी, जितने भी प्लांट्स हैं दुनिया के, वह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्वपोषी। जबकि एनिमिलिया वह क्या है, परपोषी है। यदि हम लोग, वह भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होता है। जबकि हम लोग फंजाई लें तो वह भी क्या है, परपोषी है। तो आपने देखा कि स्वपोषी, परपोषी, यह भी आधार है वर्गीकरण का।
इसके बाद बात करें हम लोग, तो यहाँ स्वपोषी का यदि बात करें, पौधों का बात करें, तो पौधों को भी आगे हम लोग बहुत ज़्यादा इसका वर्गीकरण करते हैं। जो जंतु हैं उनका भी आगे बहुत ज़्यादा वर्गीकरण करते हैं, और यही मेन आपको इस बुक में पढ़ना भी है। मतलब इस चैप्टर में आपको यही सारा चीज़ पढ़ना है, इसके क्लासिफिकेशन को पढ़ना है, याद करना है। तो यदि हम लोग बात करें पौधों में आखिर आगे कैसे क्लासिफिकेशन होता है, कैसे वर्गीकरण होता है, तो पौधों के शारीरिक संगठन किस स्तर का है, यह देखते हुए फिर पौधों को आगे वर्गीकृत किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से यदि हम लोग जंतुओं में आगे वर्गीकरण करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि जंतुओं का शरीर किस तरह विकसित हुआ, साथ ही साथ उसमें कौन कौन से अंग कैसे विकसित हुए, और वो जो अंग हैं विभिन्न कार्यों के लिए जो यूज़ हो रहे हैं अलग अलग जंतुओं में, वो जो विशिष्ट अंग वो कौन कौन से होते हैं। क्या सभी जीवों में एक ही अंग लगा हुआ है किसी विशिष्ट कार्य के लिए, या अलग अलग अंग लगा हुआ है। इस आधार पर फिर हम लोग एनिमिलिया को वर्गीकृत करते हैं। जैसे मैंने शुरू में ही उदाहरण बताया कि जो मछली है उसमें श्वसन के लिए गिल्स लगा हुआ है, क्लोम लगा हुआ है, जबकि जो आपका मनुष्य है या फिर बोले हम लोग जो स्तनपायी हैं उनका शरीर में जो श्वसन हो रहा है वह किसके द्वारा, फेफड़ा के द्वारा हो रहा है। इस प्रकार से आपने देखा कि श्वसन के लिए ही अलग अलग अंग लगा हुआ है। तो यहाँ आप जानते हैं कि लाखों करोड़ों ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें जो डिफरेंसेस हैं, जो विविधता है, उसी को हम लोगों को वर्गीकृत करके पढ़ना होता है, ताकि हम लोग उसको आसानी से पढ़ सके और आसानी से समझ सके। तो यही वर्गीकरण का फायदा भी है। वर्गीकरण के द्वारा जीवों को हम लोग ग्रुप्स में बांट देते हैं, और यदि हम ग्रुप को पढ़ेंगे तो हम लोग को बहुत आसानी होता है, सुविधा होता है उसके अध्ययन करने में। तो यही वर्गीकरण का फायदा है। तो मैं मिल रहा हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और भी चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है। धन्यवाद।